नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन पटना। और हमारे साथ उपस्थित है इंजीनियर आशीष कुमार इलेक्ट्रिकल से। आज आपके सामने उपस्थित होने का बहुत ही मुख्य उद्देश्य है और हम हमेशा बोलते आए हैं कि 2024 तक आप अपने आप को बिल्कुल पेशेंस में और बहुत मजबूती के साथ रहिए। जितने भी हमारे एसएससी जेई जो इंजीनियर हैं, जो एसएससी जेई का तैयारी करते हैं, रेलवे जेई का तैयारी करते हैं, आप जान रहे हैं कि कोविड के कारण पिछले 2-2.5 साल से एसएससी जेई की वैकेंसी नहीं आ रही थी। ठीक है। और अब जैसा कि एसएससी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एसएससी जेई के लिए, तो एसएससी जेई का वैकेंसी कब आएगा, उसका एग्ज़ाम कब होगा, सारे डिटेलिंग हम बताएंगे। और उसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म में नया बैच प्रारंभ हो रहा है इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का। ठीक है, आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे एसएससी जेई के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच का प्रारंभ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल के लिए। और एसएससी जेई रेलवे जेई के लिए प्लेटफॉर्म आपका एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जहाँ पे हमारे सैकड़ों बच्चे यहाँ से पढ़ के रेलवे में एसएससी में जॉब किए हैं। और उसी सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हुए आपको देखिए बता देते हैं कि कैलेंडर भी सर जारी हो गया। जैसे एसएससी जेई कैलेंडर 2022-23 जारी कर दिया है। ठीक है, 6 जुलाई 2022 को जारी किया है। और 8वें नंबर पर आप देख रहे हैं जूनियर इंजीनियर का। ठीक है, इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जितने भी ब्रांचेज है सबका जैसे डिटेलिंग दिया हुआ है। पेपर फर्स्ट 12/8/2022 को एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी और क्लोजिंग डेट है इसका 2/9/2022। और परीक्षा का संभावित डेट है नवंबर 2022। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास में कितना समय है और कितना महत्वपूर्ण समय अभी आपका है। इन सारे विषय पे डिटेल चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित है इंजीनियर आशीष सर। तो सब चीज़ के बारे में और अगला वीडियो जो ये बनाएंगे कि बैचेज कब से प्रारंभ होगी, फी इसका क्या रहेगा और आपको कितना क्या चीज़ पढ़ना है, सारे सिलेबस के साथ डिटेल डिस्क्रिप्शन आप लीजिए, इंजीनियर आशीष सर से सुनिए। और प्लेटफॉर्म कोचिंग आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार है और आपको उस सफलता के मुकाम पे पहुंचाने के लिए हमारा टीम, हम जितना भी मेहनत हो सकता है आपके लिए करने के लिए तैयार है, हमेशा करते रहते हैं। तो आइए हमसे जुड़िए और विशेष जानकारी इंजीनियर आशीष सर से लीजिए। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने अभी आप लोगों से चर्चा किया, साथियों निश्चित रूप से 2024 जो है कई मायने में हमारे लिए बहुत महत्व रख रहा है, क्योंकि 2024 तक कई विभागों में वैकेंसियां जो लंबित थी वो सारी आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है। ये सामने जो मैंने दिखाया, क्योंकि बच्चे ये पूछते हैं आपको ये सूचना कहां से मिलती है, तो सूचना का कोई दूसरा स्रोत नहीं है साथियों, ये वही स्रोत है जहां से आप भी सूचना प्राप्त करते हैं। तो मुख्य रूप से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टेंटेटिव कैलेंडर क्या किया है साथियों, टेंटेटिव कैलेंडर यहां पर जारी किया है 2022-23 के लिए। कोविड के दौरान हमारी एसएससी जेई की पिछली वैकेंसी नहीं आई थी, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चों में निराशा जो है तो छा गई थी। एसएससी हर बार अपनी जेई की वैकेंसी को प्रायः निकाला करता है और इसमें पद की संभावना लगभग 1000+ तो रहती ही है। और सबसे ज्यादा पद सिविल के रहते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल रहता है। तो साथियों यहां पर ध्यान दीजिए कि एसएससी ने जूनियर इंजीनियर के लिए, आप लोगों को मालूम ही है, मेन जो हमारी 3 कोर ब्रांचेज हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इसी तीनों ब्रांच के लिए एसएससी रिक्रूटमेंट करती है। तो 2022 का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए पेपर 1, क्योंकि यहाँ पे 2 पेपर होते हैं साथियों, पेपर 1 के लिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकालने का जो डेट प्रपोज डेट दिया है वो इन्होंने कहा है कि 12 अगस्त से हम फॉर्म को रिलीज करेंगे और 2 सितंबर तक हमारी फॉर्म जो है वो लास्टली कंप्लीटली फिल होकर सबमिट होगी ऑनलाइन। ठीक है साथियों, मात्र 100 रुपए फी होती है एसएससी जेई के लिए फॉर्म भरने के लिए, और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं होती है, और साथ ही साथ एससी एसटी कैंडिडेट के लिए भी कोई फी नहीं होती है। और नवंबर में टेंटेटिव एग्जामिनेशन है। अब संभावना प्रायः नवंबर में एग्जामिनेशन तो हो नहीं पाती है, दिसंबर या जनवरी मार्च तक चला ही जाता है, लेकिन इस बार क्या होगा ये हम कह नहीं सकते। हो सकता है नवंबर दिसंबर में एग्जाम टाइमली कंडक्ट हो जाए। अगर टाइमली एग्जाम कंडक्ट होती है तो हमारे पास समय बहुत कम होता है, खास करके
वैसे हमारे साथी जो इस बार डिप्लोमा पास आउट हुए हैं, अभी करंट में पास हुए हैं, उनमें पढ़ाई का पूरा जोश भरा हुआ है। प्लस हमारे जो पुराने साथी हैं उन लोगों के लिए भी जो वेटिंग में थे एसएससी जेईई के लिए, उन सभी के लिए सुनहरा अवसर है कि अब जो 4 महीने 5 महीने हमारे पास मुश्किल से भी बच रहा है, उस 4 महीने में 5 महीने में हमें क्या करना है या 3 महीने में हमें क्या करना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, उस पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, सबसे पहले आज के इस डिस्कशन में, आज की इस क्लासेस में हम आपके बीच बात रखने वाले हैं कि एसएससी जेईई है क्या, एसएससी जेईई का एग्जाम पैटर्न क्या है, एसएससी जेईई का सिलेबस क्या होता है, फिर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितना है, कट ऑफ कितना जाता है, किस रेफरेंस बुक को पढ़ने से हमारी एसएससी जेईई हमें क्वालिफाई हो सकती है, हम इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, प्रिपरेशन की क्या रणनीति बनाकर हमें पढ़ना चाहिए। हम इन सारे बातों पर आपके बीच चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आप रेगुलर जो है सो जानना चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा रहती है। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम देखें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या होती है। एसएससी का पूरा नाम होता है साहब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, और ये जूनियर इंजीनियर आपको कोर ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में प्राप्त होते हैं। अब यहां सबसे अच्छी खासियत है, जो स्टेट का जेईई होता है उसमें तो डिप्लोमा वाले बच्चे को ही योग्य माना गया, शायद कहीं कहीं पे बीटेक को योग्य किया गया, लेकिन एसएससी और रेलवे ये दो ही एग्जामिनेशन जूनियर इंजीनियर के ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें बीटेक के छात्र भी योग्य होते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे बीटेक के भी सभी स्टूडेंट और हमारे डिप्लोमा के भी सभी स्टूडेंट इस एग्जाम को अपीयर होने, एग्जाम को देने और क्रैक करके सेवा में आने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन will hold an open competitive examination for recruitment of junior engineer, civil, mechanical and electrical, okay, quality surveying, quantity surveying and contracts for various ministries, department and organizations to the government of India। ये आपकी क्लास बी याद रखेंगे, ये ग्रुप बी का पद है, समझ गए आप? समझिए, गजेटेड नॉन गजेटेड रैंक का पद है, क्लास बी का ऑफिसर रैंक का ये पद है। साथियों, इसमें लेवल 6 आपका पेमेंट होता है 35,400 से 1,12,400। ठीक है, आप देखिए ये पे स्केल है, और ये पे मैट्रिक्स जो है 7th सेंट्रल पे कमीशन के आधार पर है। तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया जॉब होती है साथियों। ये सपना हर एक डिप्लोमा के छात्रों का तो निश्चित रूप से होता है, हमारे बीटेक वाली साथी भी यहां पर जॉब करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो बहुत ही बेहतर सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होता है, और आपकी जॉब भी बहुत बढ़िया मानी जाती है। सेंट्रल की जॉब तो हमेशा अच्छी होती ही है। साथियों, इसमें जो वैकेंसी आती है कहां पर आती है, किस किस डिपार्टमेंट में, किस किस ब्रांच के लिए आती है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी आती है। फिर सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसमें भी जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है। सीपीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है। फिर आपका सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, यहां पर जूनियर सिविल है, फिर यहां जूनियर इलेक्ट्रिकल है। फिर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन जूनियर मैकेनिकल है। फिर सेंट्रल वाटर कमीशन जूनियर सिविल है। फिर सेंट्रल वाटर कमीशन जूनियर मैकेनिकल है। फिर आपका डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी सर्वेइंग, यहां पे नेवल में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, नेवल में फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। फिर फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में जूनियर सिविल, फिर आपका फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में जूनियर इलेक्ट्रिकल। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी होती है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहां से चॉइस पूछा जाता है आपसे कि किस चॉइस पर आपको सबसे पहला प्रेफरेंस क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। तो जो सिविल वाले छात्र होंगे वो सिविल की कैटेगरी का जो पोस्ट जिसमें ज्यादा होगा प्रेफरेंस वहां से रखेंगे। इलेक्ट्रिकल वाले का जहां पे ज्यादा पोस्ट होगा आपका डिपार्टमेंट वाइज, उसको आप सेलेक्ट करके 1 2 3 4 जो सीरियल नंबर दिया है उसको आपको प्रेफरेंस में रखना पड़ता है। फाइनल सिलेक्शन के बाद आपकी उसी प्रेफरेंस ऑर्डर पर आपका चयन होता है और उसी डिपार्टमेंट में आपकी नियुक्ति भी होती है। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में मैकेनिकल के लिए भी है साथियों। फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल। फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों के लिए भी पद होते हैं। फिर आपका NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल का होता है। फिर NTRO में आपका इलेक्ट्रिकल होता है। फिर NTRO में आपका मैकेनिकल होता है। तो अभी वर्तमान में 19 अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी वैकेंसी आती है साथियों। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम कब तक इसके लिए योग्य हैं,
कौन सा डिपार्टमेंट कितने एज तक के लिए आपको योग्य करता है वो भी देख लीजिए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जेई सिविल के लिए 30 साल है साथियों। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए और मैकेनिकल के लिए 30 साल है, ठीक है। यानी 30 हो गया आपका अपर एज लिमिट, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी के लिए इसमें 3 साल जोड़ दीजिए, तो ओबीसी वाले छात्र 30 साल को 33 साल मान लें, और हमारे जो है एससी एसटी वाले छात्र या उसको 5 साल एडिशनल उसको मिलता है, तो आप 30 प्लस 5 यानी 35 मान लें, ठीक है। तो जहां भी 30 ईयर है उसको हमारे ओबीसी वाले सभी कैंडिडेट 3 साल प्लस करके 33 तक भर सकते हैं, और जहां हमारा मैक्सिमम एज 32 है वहां 3 साल प्लस करके 35 तक भर सकते हैं। एससी एसटी वाले कैंडिडेट जहां 30 है उसको 35 समझ लें, और जहां 32 है वहां 37 समझ लें, 5 साल एडिशनल हो जाता है, ठीक है। जैसे सीपीडब्ल्यूडी में देखिए 32 साल है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी के लिए। जनरली आपका देखिए सेंट्रल वाटर कमीशन में 32 साल है, फिर सेंट्रल वाटर मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए भी 32 है, फिर आपका डायरेक्टर ऑफ क्वांटिटी एश्योरेंस में कितना है 30 है। तो आप एवरेज मानकर चलिए कि 30 साल जनरल का एज है, और आपका जो है सो 3 साल पढ़ करके आपका ओबीसी का हो गया, अब 5 साल पढ़ करके एससी एसटी का हो गया। कुछ कुछ डिपार्टमेंट जो है वो 32 के लिए भी एज रखती है, तो वहां पर 33 हो गया, 35 हो गया आपको ओबीसी के लिए, और 37 हो गया एससी एसटी के लिए। तो ये पूरा एज का क्राइटेरिया था जो आपके बीच हमने रखा है। आप देख रहे हैं मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज 30, उसके बाद एनटीआरओ भी 30, फिर आपका फरक्का बैरेज भी 30, फिर आपका डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस भी 30। तो जहां जहां पर आपको एज का क्राइटेरिया देखते हुए और फिर आपकी वैकेंसी की संख्या देखते हुए तब आप ऑर्डर का प्रेफरेंस रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए साथियों, मैंने जो क्लियर कहा था एससी कैंडिडेट के लिए और एसटी कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल का होता है, ओबीसी के लिए 3 साल का होता है, जो पर्सन डिसेबिलिटी के साथ हैं उनको 10 साल का होता है, यानी वो 42 ईयर्स तक भर सकते। पीडब्ल्यूडी और ओबीसी होगा तो 13 साल का होगा, पीडब्ल्यूडी और एससी एसटी होगा तो 15 साल का उसको एज का डिफरेंस दिया जाता है। अब सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होती है और सिलेबस क्या होता है एसएससी जेईई का। साथियों एकदम कंफर्म हो जाइए, मात्र कितने घंटे की एग्जामिनेशन होती है 2 आवर। हाउ मच 2 आवर, दैट मींस 120 मिनट। 120 मिनट का एग्जामिनेशन है आपका, और उस 120 मिनट के एग्जामिनेशन में आपको टोटल कितने क्वेश्चन पूछते हैं साथियों 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स आपका किसका होता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का होता है, जिसमें कि 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। फिर आपका जो है जनरल अवेयरनेस का जीके से जीएस से आपको 50 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 मार्क्स से, और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या सिविल इंजीनियरिंग है, उससे आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होती है, सिस्टम पर आपको एग्जाम देना होता है, ये बात आप श्योर हो जाइए, ठीक है। यानी टाइम का मैनेजमेंट यहां बहुत मायने रखता है, ठीक है साथियों। चलिए साहब अब हम देखते हैं एक एक करके सिलेबस, खास करके मैं आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को आपके बीच रख रहा हूं। तो देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सबसे पहला पूछ रहा है वो बेसिक कंसेप्ट पूछ रहा है। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आपकी नेटवर्क थ्योरी का पोर्शन है। किसका पोर्शन है एनटी, दैट मींस नेटवर्क थ्योरी, जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट और नेटवर्क के नाम से भी आप क्या करते हैं जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और नेटवर्क के नाम से जानते हैं। यह सब्जेक्ट आपकी है नेटवर्क थ्योरी, बहुत वैल्यूएबल सब्जेक्ट है साथियों। अभी मैं बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, आप समझ लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए आपका नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम, ये 3 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका समझ लीजिए तो जीवन बदल सकते हैं। ये 3 पेपर एसएससी जेईई में आपके परचम को लहराने के लिए काफी होता है साथियों। मैंने यहाँ पे डिटेल सिलेबस मेंशन कर दिया है, और ऐसे भी आपको निश्चित रूप से एसएससी के वेबसाइट से मिल ही जाएगा। इसमें आपको कैपेसिटर, इंडक्टर, रेसिस्टर, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर, करंट, वोल्टेज, सर्किट लॉ, किरचॉफ लॉ, मेश एनालिसिस, नोड एनालिसिस, मैग्नेटिक सर्किट, है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद दूसरा ये एसी फंडामेंटल है आपका, जो कि नेटवर्क के अंदर है। एसी फंडामेंटल के अंदर जितनी भी हमारी चीजें होती है, रिजोनेंस होता है, फिर आपका जो है एवरेज, आरएमएस वैल्यू, स्टार डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पे पढ़नी है।
फिर आपका अगला सब्जेक्ट आ जाता है मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। EIM में आपको जितनी बेसिक हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, फ्रीक्वेंसी मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, CRO, ब्रीजेज, अर्थफॉल डिटेक्शन, सिंगल फेज, थ्री फेज, एनर्जी मीटर, ये सब कुछ के बारे में आपको पढ़ना है। मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट सब पढ़ना है, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर आपका ट्रांसफार्मर पढ़ना है, आपको डीसी मशीन पढ़ना है, फिर आपको सिंक्रोनस मशीन पढ़ना है, फिर आपको इंडक्शन मशीन पढ़ना है, फिर फ्रैक्शन किलोवाट की मोटर पढ़नी है, सिंगल फेज इंडक्शन पढ़ना है। तो जितनी भी आपकी मशीनें हैं, मशीन कहने का मतलब स्पष्ट हो गया कि उसके अंदर मोटर जनरेटर दोनों चीजें ऑटोमेटिक क्या है, इंक्लूड है साथियों। ठीक है, चलिए, तो मशीन भी बहुत वैल्यूएबल सब्जेक्ट है। स्पेशल यहां सिंक्रोनस मशीन को भी सेपरेट किया है, यानी सिंक्रोनस मशीन से भी यहां प्रश्न आपको होंगे। फिर आपका पावर सिस्टम कहने का मतलब टोटल पावर सिस्टम आ जाता है, जिसके अंदर आपका जनरेशन पूरा पढ़ना है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ज्यादातर प्रश्न SSC JEE में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से पूछे जाते हैं। जनरेशन से बहुत प्रश्न रहता है, लेकिन 2-3 प्रश्न ही रहता है। ठीक है, तो ये पूरी चीजें हैं आपकी। फिर आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, यहां से भी 3 प्रश्न 4 प्रश्न के आसपास रहता है। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अंदर आपको हीटिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फिर आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो ये आपकी मेन सब्जेक्ट्स थी जिसको पढ़ना था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, अगला जो पेपर है वो आपका क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें आपको वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर, एनपीएन, पीएनपी, बीजेटी, जेफेट, सिंपल सर्किट्स यूजिंग दीज डिवाइसेस, थोड़ा बहुत एम्पलीफायर के बारे में भी आपको यहां पर पढ़ना है साथियों। तो ये हमारे मेजर सब्जेक्ट थे जो SSC JEE में इलेक्ट्रिकल को पढ़ना है। ठीक है, हम एक एक करके बताएंगे किस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस आपके जीवन में है और खास करके इस परीक्षा के लिए है। यहां देखिए, ये जितने पीछे मैंने टेक्निकल सब्जेक्ट की चर्चा की, वो टोटल टेक्निकल कितने का था, 100 मार्क्स का था। टोटल टेक्निकल 100 मार्क्स का था, MCQ था। अब जो आया है ये आपका नॉन टेक है, जनरल अवेयरनेस है। यह जनरल अवेयरनेस आपको 50 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने का पूछा जाता है, 50 मार्क्स का पूछा जाता है साथियों। यह टेस्ट मुख्य रूप से जो लिया जाता है, आपके भारत के बारे में, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, विश्व में घट रही घटनाओं के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसमें इकोनॉमिक सेक्शन भी रहते हैं, जनरल पॉलिटी भी रहती है, ज्योग्राफी भी रहता है, हिस्ट्री भी रहती है, इंडियन कल्चर भी रहता है, उसके बाद आपकी करंट अफेयर्स भी रहती है, साइंटिफिक रिसर्च भी रहता है, खेल वगैरह से भी प्रश्न रहते हैं, इन सारी चीजों से प्रश्न रहते हैं। ठीक है, अब जरा आइए, अगला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आपकी मेंटल टेम्परामेंट, आपकी मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी क्या है, वो इसके माध्यम से चेक होती है साथियों। तो इसके अंदर जो टेस्ट होती है, इसमें सिमिलरिटी हो गया, डिफरेंस हो गया, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, फिर आपका डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, रिलेशनशिप हो गया, वर्बल, नॉन वर्बल, सारे जो रीजनिंग के हमारे पार्ट्स होते हैं, दोनों सेक्शन से यहाँ पे प्रश्न होते हैं। तो थोड़ा सा आपको जो है ये ध्यान देना होगा। अब हम जरा महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करते हैं, विशेष रूप से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए साथियों। आज की हमारी वीडियो जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। मैकेनिकल और सिविल के लिए भी हम वीडियो लेकर आपके बीच आएंगे और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। तो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा और बीटेक के जो साथी हैं, डिप्लोमा में जो लेटरल एंट्री से हैं वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हैं। बीटेक में भी जो साथी लेटरल एंट्री से 3 ईयर का बीटेक करके यहां पर पास आउट हुए हैं, वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हैं। तो सारे छात्र, आइदर आप डिप्लोमा से हैं, आइदर आप बीटेक से हैं, आइदर लेटरल एंट्री से डिप्लोमा है या लेटरल से बीटेक है, ठीक, अदरवाइज आप प्राइवेट कॉलेज से हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, आप सभी योग्य हैं। चाहे आप यूजीसी से हैं या एआईसीटी से हैं, इट मस्ट बी मैंडेटरी दैट आप यहां पर योग्य हैं साथियों एसएससी जेईई का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब यहां पर आइए, सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसे नेटवर्क थ्योरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नेटवर्क थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसी नेटवर्क थ्योरी के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आपको पढ़ना होता है साथियों। 31.6% क्वेश्चन यहां से आते हैं आउट ऑफ 100, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ये समझ लीजिए 31.6% महत्व किसका है? इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी नेटवर्क थ्योरी का है। 30-32 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, जिसमें 16 से 18 प्रश्न बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूछे जाते हैं। एकदम श्योर हो जाइए साहब, इसको हम ब्रेन कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अगर इस शरीर को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग माना जाए तो आपका ब्रेन है नेटवर्क थ्योरी साहब। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन, ये हार्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, 24.4%। यानी आप समझ लीजिए 24 से 25 क्वेश्चन आपको कहां से रहता है? इलेक्ट्रिकल मशीन से रहता है।
आपको 30 से 32 क्वेश्चन कहां से रहता है, आपको सर्किट से रहता है, नेटवर्क थ्योरी से रहता है। फिर आपका आंख हो गया मेजरमेंट, साथियों यहां से 12 से लेकर 15 प्रश्न की संख्या रहती है मेजरमेंट से साथियों। फिर आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सिस्टम का, ठीक है, इस पोर्शन से 12.4, या यूं समझें तो हम यहां से अगर कंप्लीटली देखें तो अभी का जो ट्रेंड बना है उस ट्रेंड के हिसाब से 18 से लेकर 22 प्रश्न जो है पावर सिस्टम से पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइए आपका यूटिलाइजेशन और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। यूटिलाइजेशन और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से देखा जाए तो 8 से 12 क्वेश्चन यहां से रहता है साथियों, ठीक है। अब फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से, इससे भी 8 से 10 क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से साथियों आपका रहता है। तो अल्टीमेटली इसी में थोड़ा वेरिएशन होता रहता है, लेकिन जो हमारा मेजर पेपर है वह सबसे पहले है नेटवर्क थ्योरी, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन, और देन आपका है पावर सिस्टम, ठीक है साहब। तो हम जो आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जेईई की, उस क्लासेस में सबसे पहले हम आपको नेटवर्क बताएंगे, उसका बेसिक जब क्लियर हो जाएगा और उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की हो जाएगी साथ साथ, देन जाकर के हम आपको क्या करेंगे, पावर सिस्टम बताएंगे साथियों। पावर सिस्टम के जस्ट बाद मेजरमेंट बताएंगे, मेजरमेंट के बाद इलेक्ट्रिकल मशीन, और फिर यूटिलाइजेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें हम इस सीक्वेंस में आपके बीच रखेंगे। तो जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है उस हिसाब से हम आपके बीच जो है सो मौजूद होंगे साथियों, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि आपको प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस और कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके बिना सफल होना संभव नहीं है, और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए हम आपके बीच रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और एसएससी जेईई का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ये दोनों लेकर हम आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। ये चीजें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी साथियों। आप जहां से चाहें वहां से हमारी मदद ले सकते हैं। ये पूरा हिस्सा था साथियों नॉन टेक्निकल का, ये पूरा हिस्सा टेक्निकल का था, जिसके अंदर आपने देखा आपकी नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, ये बहुत मायने रख रहा है। देन आपका मेजरमेंट, फिर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनर्जी, देन आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, उसके बाद आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब आइए जीके के बारे में देखें। जीके में देखिए तो आपका करंट अफेयर्स कितना है, 26% करंट अफेयर्स से पूछता है प्रश्न। जीके और करंट अफेयर्स से 26% प्रश्न आता है। आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से 16.7% क्वेश्चन होता है साथियों। फिर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से 15.7% क्वेश्चन होता है। हिस्ट्री से 10% क्वेश्चन होता है। पॉलिटी से 10% क्वेश्चन होता है। बायोलॉजी से भी आप समझ लीजिए 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन होता है। इकोनॉमिक्स से भी 7 से 8 नंबर तक क्वेश्चन होता है। कंप्यूटर एंड साइंटिफिक रिसर्च से 5 से 6 प्रश्न आता है साथियों। करंट अफेयर से आप समझिए 22 से 25 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अभी आपको मैं सजेस्ट करता हूं कम समय में, यदि आप इस जीके के पोर्शन में, एक्चुअली अथाह सागर है, इसमें बहुत स्कोर कर पाना संभव नहीं है वर्तमान स्थिति में। अगर आप जीके को थोड़ा कमान करना चाहते हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन की 30 रुपए में एक किताब आती है मनोहर पांडे की। अरिहंत पब्लिकेशन की मनोहर पांडे की जीके आती है साथियों, ठीक है, जनरल नॉलेज मनोहर पांडे 2022 ले लीजिए। इसका पैटर्न एकदम एसएससी जेईई के पैटर्न से टच करता है। अगर आप इसको पूरा कमान कर लेते हैं पतली वाली बुक को, तो आप समझ लीजिए 20 से 22 नंबर आपको निश्चित आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद साहब फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सारे पोर्शन से आपको जो है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस आती है, ठीक है। क्या होती है साहब, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, ठीक है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस जो है वो आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, ठीक। आपको वो किताब भी बहुत सही है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में क्या कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। जो भाषा आपके लिए कंफर्टेबल है उस भाषा में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, बाकी और भी बहुत सारी साइंस की किताबें हैं, प्लेटफॉर्म की भी साइंस की किताबें हैं, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से हम यहीं पर पिछड़ते हैं, और कभी भी आप जनरल नॉलेज में 50 का 50 स्कोर करने का ना सोचें। यहां पर आप 30 से 35 तक पहुंचते हैं तो आपकी रणनीति सही जाती है। और टेक्निकल में हम जो है निश्चित रूप से क्या प्रयास रखें, टेक्निकल में हम प्रयास रखें कि हम 75 से ऊपर, यानी आप 80-85 का टारगेट टेक्निकल में लेकर चलिए, 35 का टारगेट आप जीके में लेकर चलिए। और ये रहा रीजनिंग, यहां से आपको 45 नंबर तो निश्चित लाने पड़ेंगे।
और टाइम मैनेजमेंट भी, वो भी 25 मिनट में। अगर आप 25 मिनट में 45 अंक यहां से स्कोर करते हैं और वो भी करेक्टली सही, तो आपकी चांसेस बनती है, क्योंकि कट ऑफ काफी बढ़ चुका है। आप 160-65 का लक्ष्य लेकर चलिए तो आपकी सिलेक्शन की उम्मीद प्री में होती है। साथियों अब यहां पे आ गया वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग जो होती है वो आपकी 41 मार्क्स की होती है, जिसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 प्रश्न होते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स से 3 प्रश्न होते हैं, मैथ सिंबल से 2 प्रश्न होते हैं, मिसिंग नंबर से 3 प्रश्न होते हैं, सीरीज कंप्लीशन से 6 प्रश्न होते हैं, फिगर नंबर पेयर वगैरह से 9 प्रश्न होते हैं, रिलेटेड शब्द और लेटर और नंबर से 9 प्रश्न होते हैं, ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न होते हैं, रैंक अरेंजमेंट से साथियों 4 से 5 प्रश्न होते हैं, डिक्शनरी से साहब 1 प्रश्न होते हैं, डायरेक्शन और डिस्टेंस से 2 प्रश्न होते हैं। तो मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन का एनालिसिस आपको कर दिया। अब इस हिसाब से आप जी जान लगा के मेहनत के लिए भिड़ जाइए। जिसका वेटेज ज्यादा उसको ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जिसका कम वेटेज है उसका अपने टाइम के हिसाब से सेट करके, शेड्यूल सेट करके तब पढ़ाई कीजिए। उसके बाद 9 क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल से आता है। नॉन वर्बल में आपका फिगर पैटर्न है जो 2 प्रश्न रहता है, फिर फिगर कटिंग से 1 प्रश्न रहता है, वेन डायग्राम से 1 प्रश्न रहता है, रिलेशन थ्रो फिगर से 1 प्रश्न रहता है, मिरर इमेज से 1 प्रश्न रहता है, पेपर फोल्डिंग से 1 प्रश्न रहता है और मैट्रिक्स से 1 प्रश्न रहता है। तो नॉन वर्बल का भी हमने टॉपिक वाइज एनालिसिस आपके बीच रख दिया है। 99% यही सेक्शन अभी तक एसएससी में चल रहा है और आपको इसी पैटर्न पर आगे पढ़ना भी है साथियों। तो आप इसको गंभीरता से देख लेंगे कि क्या टॉपिक है और उस हिसाब से आप अपने मेहनत को निश्चित रूप से करेंगे। 45 क्वेश्चन 25 नंबर, यहां से कहां से, आपकी रीजनिंग से। 30 से 35 क्वेश्चन, ठीक है। अब 5 से 10 मिनट कहां पर साथियों, आपकी जीके से, जनरल नॉलेज से और जीएस से, ठीक है। यहां से आप स्कोर करने का प्रयास करेंगे तो 45 और 30 75 आपके पास आ गया। 75 आपको कहां से आ गया साथियों, नॉन टेक से आ गया। हमारे टेक्निकल बच्चे इसी में थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं, साइंस वगैरह में तो उनको दिक्कत नहीं आती है, ये रीजनिंग और जीके में थोड़ा वो परेशान हो जाते हैं, इस वजह से उनका स्कोर कम हो जाता है, ठीक है। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि 75 आपको नॉन टेक से लाना है और आप कम से कम साथियों 85 का टारगेट रखिए टेक में, टेक्निकल में 85, ठीक है। यदि आप ऐसा टारगेट रखते हैं तो आपका हाउ मच कैलकुलेट करने के बाद इट बिकम्स 160 साथियों, कितना हो जाएगा, 160 हो गया साथियों, ठीक है। तो 160 का टारगेट हमारा कम से कम यदि रहेगा तो इलेक्ट्रिकल में चांसेस है जनरल कैटेगरी में कि आपका कट ऑफ के अंदर आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। आगे हम आपके बीच उन बातों की चर्चा करते हैं कि किताबें कौन कौन सी हमारे लिए रेफरेंस बुक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमने तो आपको जीके के लिए बता दिया कि मनोहर पांडे का बुक से आपका काम हो जाएगा, 20-22 नंबर आ जाएगा। उसके बाद साहब हमारी जो है रीजनिंग के लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी है और साइंस के लिए इंसाइक्लोपीडिया की मदद लेनी है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, वहां तस्वीर भी मैंने आपके बीच रखी है, आप देख लीजिए। हमारे इंजीनियरिंग के सभी छात्रों के पास AK चक्रवर्ती प्रायः लोग पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क थ्योरी AK चक्रवर्ती स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, या अदरवाइज BL थरेजा इसका भी आप यूज कर सकते हैं, या मितले एंड मित्तल इसका भी यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, चक्रवर्ती साहब को। तो चक्रवर्ती की नेटवर्क थ्योरी या इलेक्ट्रिकल सर्किट का बुक बहुत आपको हेल्प करेगा आपके टेक्स्ट बुक के लिए साथियों। इलेक्ट्रिकल मशीन आप अशफाक हुसैन से पढ़ सकते हैं, VK मेहता से पढ़ सकते हैं। ये दोनों पढ़ने के बाद आप BL थरेजा की भी मदद ले सकते हैं। अब बाकी अगर काफी स्टैंडर्ड में जाना है तो PS भीमरा होता है। तो हालांकि भीमरा के मशीन की जरूरत बहुत विशेष यहाँ SSC JEE के लिए नहीं पड़ती है, गेट के लिए वो बहुत फायदेमंद होता है, वैल्यूएबल होता है। तो आप फिलहाल अशफाक हुसैन और VK मेहता से आप अपने मशीन के कंसेप्ट को मदद ले सकते हैं। मेजरमेंट में साहनी के अलावा कोई विकल्प हमारे पास बचता नहीं है, तो AK साहनी आपके लिए रेफरेंस बुक है आपके मेजरमेंट के लिए। पावर सिस्टम के लिए साथियों VK मेहता की बुक भी काफी अच्छी है, और फिर CL वाधवा आप ले सकते हैं या कोठारी की बुक ले सकते हैं। तो हालांकि डिप्लोमा के छात्रों के लिए भी VK मेहता और CL वाधवा काफी अप्रोप्रिएट बुक होती है, आपको
नागराज कोठारी भी अच्छी बुक है, लेकिन आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से खुद से समझ करके बुक को लेंगे। मेरा व्यक्तिगत सलाह है कि मेहता और वाधवा ये दोनों आपके लिए बहुत सफिशिएंट और अच्छी किताबें होंगी अगर आप तैयारी करते हैं एसएससी जेईई के लिए, रेफरेंस बुक के रूप में। ठीक है, यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लिए आरके राजपूत की आती है आपकी यूटिलाइजेशन, उसमें भी ठीक ठाक दिया हुआ है, अच्छा दिया है। अदरवाइज जेबी गुप्ता का आप ले लीजिए, उसमें आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। हालांकि अब समय टेक्स्ट बुक पढ़ने का नहीं रहा, लेकिन जो साथी पहले से पढ़ रहे हैं या आगे भविष्य में जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी कोविड के कारण इसकी वैकेंसी थोड़ी डिले हुई, बट एसएससी जेईई रेगुलरली हर साल प्रायः आती ही रहती है। इसलिए हमारे जो साथी अभी सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, वो अभी सपोज टू बी दैट की अभी फाइनल में नहीं है, वैसे छात्रों के लिए भी ये सजेशन बड़ा काम आएगा कि आप इन सभी सब्जेक्ट्स को अपने फ्यूचर को देखते हुए प्लस सेमेस्टर के लिए भी बढ़िया परफॉर्म करने के लिए इन्हीं रेफरेंस बुक की आप मदद लेंगे। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के लिए साथियों भीके मेहता की मल्टी कलर बुक जो आती है बहुत सफिशिएंट है, या फिर आरएस सैधा की आती है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी अच्छी बुक होती है। तो यहाँ स्क्रीन पर जो बुक आपको मैंने मेंशन किए हैं ये सभी रेफरेंस बुक्स हैं जिसका आप मदद लेंगे। यहाँ पिक्चर में सबसे नीचे आपकी मशीन है भीके मेहता की, फिर पावर सिस्टम है भीके मेहता की, फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है भीके मेहता की, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन है अशफाक की, फिर यूटिलाइजेशन है आपकी आरके राजपूत की, फिर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है बीएल थरेजा की, और सर्किट थ्योरी है आपको चक्रवर्ती की। ठीक है, तो आप सभी लोग इन्हीं रेफरेंस बुक की मदद से साथियों पढ़ाई करें और एक सानी का मशीन मेजरमेंट खरीदें और मेजरमेंट से पढ़ें। तो अभी अगर आप सेमेस्टर से लग जाते हैं तो मेरा विश्वास है कि 3 साल का डिप्लोमा और 4 साल का बीटेक अगर आप इन रेफरेंस बुक की सहायता से करते हैं तो आपको बहुत मशक्कत करने की बाद में जरूरत नहीं पड़ती है साथियों। अब हम कटअप पर आते हैं। हमारा जो 2020-21 का कटअप रहा है, हालांकि 21 में तो फिर एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड की वजह से, अभी आपको 2 साल बाद फिर फॉर्म आपकी आई है डिले होकर के, तो मैं स्पेशली इलेक्ट्रिकल का चर्चा कर रहा हूं। मैकेनिकल और सिविल के लिए चर्चा हम बाद में करेंगे। इलेक्ट्रिकल में जनरल कैटेगरी का कटअप जो 20-21 में गया था 141 गया था, इससे पिछली बार 152 के आसपास चला गया था साथियों, तो 141 जनरल का गया था। ओबीसी का साथियों 131.23 रहा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 151 रहा साथियों, ईडब्ल्यूएस का 151.04 रहा। फिर जाकर के हमारा एससी का साथियों 123 रहा 123.3, एसटी का साथियों 115 रहा, और फिर ओएच के लिए 99.4 और एचएच के लिए 63.07। तो अल्टीमेटली देखिए कि हमारी कट ऑफ रेगुलरली बढ़ती ही जा रही है। आप इसके लिए मैंने कहा था 160 का आप टारगेट लेके चलिए, नॉन टेक सेक्शन से 75 और टेक सेक्शन से 85 का स्कोर करिए। ठीक है, आपका दिस बिकम्स 160। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं 160 का लक्ष्य रखिएगा, आपको प्री निकालने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सारी एग्जामिनेशन कैसे होती है साथियों, सारी एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइन होती है। मुझे विश्वास है कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वह आपको पसंद आई होगी। साथियों, प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना में हम आपके लिए ऑफलाइन बैचेस भी आरंभ कर चुके हैं 18 जुलाई से, और ऑफलाइन बैचेस भी हम आरंभ कर चुके हैं 18 जुलाई से। तो इसके लिए जो फी की डिटेल और बाकी चीजें हैं वो सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप तत्काल अगर आप हमारे ऑनलाइन ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत आसान है। प्ले स्टोर में जाकर द प्लेटफॉर्म आप टाइप करेंगे, द प्लेटफॉर्म ऐप जो है वहां से इंस्टॉल करेंगे। 4.4 MB का है साथियों, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद निश्चित रूप से आपको हमारी पूरी अपना मोबाइल नंबर देंगे, आपका आईडी बन जाएगा, आपको पूरे कोर्सेस वहां पे मिल जाएंगे। साथियों यहां देखिए कि आप साहब डाउनलोड करिए। अगर आप अभी भी हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, मैं स्क्रीन से थोड़ा साइड हूं, आप स्कैनर के माध्यम से, ये हमारे ऐप का स्कैनर है जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, स्कैन करके निश्चित रूप से हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहां दिया हुआ है साथियों। ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से संपर्क कर सकते हैं साहब। तो ऐसा है साथियों कि हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस 18 जुलाई से आरंभ हो रही है, और ये सारे कोर्सेस नोटिफिकेशन आने के बाद
एग्जामिनेशन जो प्रपोज्ड होंगी उससे पहले हम आपकी सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। साथ ही साथ एसएससी जेई के लिए हम रेगुलर टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज भी और फिर फुल लेंथ टेस्ट भी नोटिफिकेशन के जस्ट बाद आपके लिए हम ऑन कर देंगे साथियों। तो आप हमारा साथ देने के लिए और अपने बेहतर भविष्य के लिए हमसे जुड़ने के लिए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।